के साथ बच्चों आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा कोड है, इस कोड के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सभी को हमारी तरफ से। तो आइए बच्चों, आज चर्चा करते हैं हम थोड़ा सा लॉर्ड डलहौजी के विषय में। मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी लोग? राखी आर्या जी वेलकम है, आईपीएस सेक्शन रेमो वेलकम है, कृष्णा मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का, सुहेल सिद्दीकी जी एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एक बार वीडियो को बच्चों लाइक एंड शेयर करिए फटाफट। किसान लाल बेशक ले सकते हैं, केवल हिस्ट्री की क्लास भी ले सकते हैं, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं केवल बच्चों। ठीक है, आइए देखिए। तो आज शुरू करते हैं बच्चों कहां से? लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी बच्चों, लॉर्ड डलहौजी का जो ड्यूरेशन है, लॉर्ड डलहौजी के ड्यूरेशन कब से कब तक रहा बच्चों? 1848 से लेकर 1856 तक ये इसका कार्यकाल रहा। और आप बच्चों जान लीजिए कि हिंदुस्तान में आने वाले सभी गवर्नर जनरलों में कहीं न कहीं ये सबसे ज़्यादा साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल माना गया। साम्राज्यवादी का मतलब बच्चों कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। सबसे ज्यादा भारतीय भूभाग पर लॉर्ड डलहौजी के समय ही बच्चों क्या हुआ? अधिकार हुआ। ठीक है, कहते हैं इसने भारत के छोटे छोटे राज्यों को विलय करने के लिए बच्चों, छोटे छोटे राज्यों को, जागीरों को विलय करने के लिए इसने बच्चों एक नीति अपनाई थी जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जिसे क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे हड़प नीति कहा जाता है बच्चों। इसे हड़प नीति भी कहते हैं, इसे हम विलय नीति भी कहते हैं बच्चों। इसका एक नाम और भी है, इसे विलय की नीति भी कहा जाता है। ठीक है, इसे विलय की नीति कहते हैं बच्चों। कहते हैं इस हड़प नीति के लिए इन्होंने एक जो इंस्ट्रूमेंट, जो संसाधन यूज किया बच्चों, वो था गोद लेने की परंपरा पर प्रतिबंध लगाना। इस हड़प नीति के लिए इन्होंने गोद लेने की परंपरा पर प्रतिबंध, गोद लेने की परंपरा पर प्रतिबंध, परंपरा पर क्या किया बच्चों? प्रतिबंध लगा दिया। और आपको पता है कि हिंदुस्तान में हड़प नीति को बच्चों क्या किया? लागू किया किसने? डलहौजी ने। और इस हड़प नीति को पॉसिबल बनाने के लिए इन्होंने इंस्ट्रूमेंट के रूप में बच्चों किस चीज को यूज किया? गोद लेने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा के बच्चों। कहते हैं डलहौजी ने ऐसे राज्य जो जिनके पास अपने संतान या अपने उत्तराधिकारी नहीं थे, उन राज्यों पर बच्चों गोद लेने के लिए क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। कहते हैं कि इसके लिए बच्चों गोद लेने की परंपरा को मान्यता देने के लिए डलहौजी ने राज्यों को बच्चों 3 भागों में डिवाइड किया। डलहौजी ने क्या किया? भारत में राज्यों को 3 वर्गों में बांटा। राज्य को बच्चों इसने क्या किया? 3 भाग में डिवाइड किया। राज्य के 3 प्रकार, यानी आप इसको कह सकते हैं कि राज्य के प्रकार, यानी राज्य को, भारत के राज्यों को 3 भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी ऐसे राज्य पहले कैटेगरी में वो राज्य थे, वे राज्य जो कंपनी से संधि के पूर्व स्वतंत्र थे। कंपनी से संधि के पूर्व पूर्णतः स्वतंत्र थे। कंपनी संधि के पूर्णतः क्या थे? स्वतंत्र थे।
बच्चों यहां पर आप देखिए, कहने एक पहली कैटेगरी में उन राज्यों को रखा गया, यानी वे राज्य जो कंपनी से संधि करने के पहले पूरी तरह से क्या थे, स्वतंत्र थे, यानी ये पहले राज्यों का कैटेगरी है। दूसरे वर्ग के राज्य कौन थे बच्चों? कहते हैं कि दूसरे वर्ग में वे थे जो कंपनी से संधि करने के पूर्व पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे, यानी यहां पर आप क्या लगाएंगे, नहीं शब्द लगा दीजिए, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। एक तो बच्चों यहां पर लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो यहां पर आप देखिए स्वतंत्र नहीं थे, यानी वो राज्य जो कंपनी से संधि करने के पूर्व पूर्णतः स्वतंत्र थे, वे राज्य जो कंपनी से संधि करने के पूर्व पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे, यानी जो पहले ही कहीं न कहीं प्रभाव क्षेत्र में कंपनी के बच्चों बने हुए थे। और तीसरी कैटेगरी के राज्य वो थे, यानी थर्ड कैटेगरी में बच्चों वे राज्य थे जिनका निर्माण कंपनी ने स्वयं किया। ऐसे राज्य जिनका निर्माण कंपनी ने किया, तो इस तरह राज्यों को बच्चों तीन कैटेगरी में डलहौजी ने क्या किया, डिवाइड किया। अब देखिए, यानी पहले कैटेगरी में वो राज्य थे जो कभी कंपनी से संधि करने के पूर्व पूरी तरह से स्वतंत्र थे, ठीक है, जैसे झांसी वगैरह बच्चों। दूसरी कैटेगरी के वो राज्य थे जो कंपनी से संधि करने के पूर्व स्वतंत्र नहीं थे। पहली कैटेगरी में वो थे जो संधि करने के पूर्व स्वतंत्र थे, पहली कैटेगरी दूसरी कैटेगरी में थे जो स्वतंत्र नहीं थे, और तीसरी कैटेगरी में ऐसे राज्य जिनका निर्माण किसने किया, कंपनी ने किया। ऐसे राज्य जिनका निर्माण किसने किया, कंपनी ने किया, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया बच्चों, लॉर्ड डलहौजी ने यह निश्चय किया कि जो पहले कैटेगरी वाले राज्य हैं, यानी ध्यान दीजिएगा बच्चों, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाले राज्य हैं, फर्स्ट कैटेगरी वाले राज्यों के लिए कहा, इनके लिए कहा कि अगर ये लोग गोद लेने की अनुमति मांगेंगे तो हम उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है, और उन्हें अनुमति दे देंगे। अगर ये लोग बच्चों अनुमति मांगेंगे तो उन्हें अनुमति दे दी जाएगी, ये दे दी जाएगी, ये कहा किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। यानी पहले कैटेगरी के राज्य अगर गोद लेने की या किसी भी संतान को गोद लेने की अनुमति अगर मांगते हैं कंपनी से, तो कंपनी उनको गोद लेने की अनुमति देगी। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं बच्चों, दूसरे कैटेगरी के लोगों के बारे में कहा, इस कैटेगरी के राज्यों के विषय में कहा कि अगर ये लोग अनुमति मांगते हैं तो इनको अनुमति देने के विषय में कंपनी क्या करेगी, विचार करेगी, और परिस्थितियां निर्भर करेगी कि कंपनी इनको अनुमति दे या न दे। यानी वो कंडीशन डिसाइड करेगी कि दूसरे कैटेगरी के राज्यों को हम गोद लेने की अनुमति दें कि ना दें, यानी दत्तक पुत्र गोद ले सकते हैं वो कि नहीं ले सकते। और तीसरे कैटेगरी के राज्यों में गोद लेने की अनुमति थी ही नहीं बच्चों, इनको तो अनुमति ही नहीं थी। तो इस तरह डलहौजी ने, कहा जाता है कि इस नीति के माध्यम से किन किन राज्यों का विलय किया बच्चों, इस नीति के माध्यम से डलहौजी ने किन किन राज्यों का विलय किया। नंबर 1 सतारा, सबसे पहले बच्चों सतारा का विलय हुआ 1848 में। और आपको याद होगा बच्चों, यहाँ के राजा हुआ करते थे अप्पा साहब। कहा जाता कि अप्पा साहब के मरने के बाद यहाँ के राजा हुआ करते थे कौन, अप्पा साहब। इनके मृत्यु के बाद बच्चों इनको किसी भी बालक को, इनकी पत्नी को किसी भी बालक को गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई, और सतारा राज्य को जबरदस्ती बच्चों ब्रिटिश सत्ता में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। नंबर 2 पे थे बच्चों आपके नागपुर। नंबर 2 आपका कौन सा है, नागपुर, जिसका विलय बच्चों 1854 में किया गया, हालांकि इससे पहले भी हुआ है। कहते हैं यहाँ के शासक हुआ करते थे भोसले तृतीय। नागपुर भोसले के लिए जाना जाता है बच्चों, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, ठीक, इंदौर के होलकर और बड़ौदा के गायकवाड़। तो भोसले थर्ड बच्चों यहाँ के क्या थे, शासक थे। कहते हैं कि इनकी भोसले की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद
इनके उत्तराधिकारी को डलहौजी ने अनुमति नहीं दिया और नागपुर का बच्चों विलय कर लिया। झांसी के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। झांसी के राजा हुआ करते थे गंगाधर राव और यहाँ की रानी हुआ करती थी बच्चों झांसी की रानी। कहते हैं गंगाधर राव बच्चों जो झांसी की रानी के पिता थे, पति थे, गंगाधर राव माफ करिएगा, गंगाधर राव। तो गंगाधर राव बच्चों कहते हैं कि ये भी क्या थे, संतानहीन थे गंगाधर राव, और इन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था जिसका नाम था आनंद राव। याद करिएगा बच्चों, उसका नाम क्या था, आनंद राव। आनंद राव को लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी के रूप में अनुमति ही नहीं दिया और झांसी को भी क्या किया, विलय कर लिया। यानी यहां पर आनंद राव को गंगाधर राव का उत्तराधिकारी मानने से लॉर्ड डलहौजी ने बच्चों क्या किया, इनकार कर दिया। उसने कहा भाई मैं नहीं मानूंगा इसे उत्तराधिकारी। ठीक है, बच्चों आपकी संख्या देखकर बड़ी निराशा हो जाती है। ठीक है, इतनी मेहनत करो लेकिन आपकी संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो आनंद राव झांसी का भी विलय हो गया। इसके बाद बच्चों आपको पता है जैतपुर, क्वेश्चन नंबर 4 जैतपुर बच्चों, जैतपुर आपको पता कहाँ है। जैतपुर बच्चों ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक, इसका विलय हुआ बच्चों जैतपुर का। और जैतपुर का विलय आपको बता दें तो बच्चों ये जैतपुर का विलय 1849 में हुआ था। आप इसको सीक्वेंस में कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका बच्चों संभलपुर उड़ीसा में पड़ता है। संभलपुर, संभलपुर आपका उड़ीसा में है और इसका विलय 1 साल बाद 1850 में हुआ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, तो ये राज्यों का विलय का दौर शुरू हुआ। ठीक, और करौली, करौली एक क्षेत्र है बच्चों, उसको भी जान लीजिए, ये शायद हिमाचल पड़ता है जहां तक मुझे ध्यान है। करौली, करौली का विलय बच्चों ये हुआ था 1855 में। ठीक, अवध का विलय बच्चों 1856 में, अवध 1856 में। तो ये राज्यों के विलय का बच्चों क्या था, सीक्वेंस था, राज्यों के विलय का क्रम था, किस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों का बच्चों क्या किया, विलय किया। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट करते चलिए आप। बाद में करौली को बच्चों वापस कर दिया गया था, करौली के विलय को बाद में वापस कर दिया गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने एक तो बच्चों उसने राज्यों का विलय किया, और आपको पता है बालाजी का नाम जानते हैं बच्चों, जिनका नाम था नाना साहब। नाना साहब, नाना साहब का नाम सुना बच्चों। नाना साहब को हम धोधू पंत कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, धोधू पंत। ये बच्चों इस समय कहाँ थे, ये कानपुर में थे। और आपको याद है इनके पिता हुआ करते थे बच्चों बाजीराव द्वितीय। इनके पिता थे बाजीराव द्वितीय, और बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे मराठों के बच्चों। कहा जाता है कि बाजीराव द्वितीय के बाद ही मराठा साम्राज्य ब्रिटिश कंपनी के अधीन चला गया था, और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख पेंशन देकर इनको भेज दिया गया था बच्चों कानपुर के बिट्ठूर में। लेकिन बाजीराव द्वितीय भी नाबालिग थे। अब नाना साहब जो है दत्तक पुत्र थे किसके, नाना साहब बच्चों दत्तक पुत्र थे किसके, नाना साहब दत्तक पुत्र थे आपके बाजीराव द्वितीय के। तो जब लॉर्ड डलहौजी आया तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा भाई नाना साहब आप वास्तविक पुत्र तो नहीं हो, आप डलहौजी के रियल सन नहीं हो, इसलिए हम आपकी पेंशन को क्या करते, रोकते हैं। तो नाना साहब की पेंशन को लॉर्ड डलहौजी ने बच्चों क्या किया, रोक दिया था, जिसकी वजह से नाना साहब भी बच्चों क्या थे, नाराज थे। और नाराजगी का परिणाम ये रहा कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व प्रदान किया बच्चों किसने, नाना साहब ने। उस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया, नाना साहब ने किया बच्चों। ठीक है,
चलिए आगे चलें। अब देखिए, एक तो बच्चों इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से विलय किया। अवध के बारे में आप जान ही रहे हैं, अवध के नवाब हुआ करते थे बच्चों, कौन? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया था बच्चों। कहते हैं कि अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध प्रांत का विलय, अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया। अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया। अवध का विलय बच्चों इन्होंने कुशासन के आधार पर किया। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं अवध का विलय बच्चों इन्होंने कुशासन के आधार पर किया। अब देखिए, कहते हैं बच्चों कि अवध के बाद इन्होंने युद्ध के माध्यम से किन किन राज्यों का विलय किया। ये तो रही डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के माध्यम से बच्चों। लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध नीति से किन किन राज्यों का विलय किया। युद्ध द्वारा विलय, लॉर्ड डलहौजी के समय युद्ध द्वारा किन किन चीजों का विलय हुआ, किन किन क्षेत्रों का विलय हुआ बच्चों। तो आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध बच्चों, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आपका 1849 में हुआ था। ठीक है, और आपको पता बच्चों कि कोहिनूर हीरा इस समय पंजाब में ही था। यहाँ के राजा हुआ करते थे दिलीप सिंह, जो नाबालिग थे। दिलीप सिंह बच्चों नाबालिग थे, जिनको कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड। और कोहिनूर हीरा यहाँ के बाद बच्चों अंग्रेजों के हाथ में आ गया। कोहिनूर हीरा बच्चों यहीं से अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ठीक है, तो कहते हैं राजा दिलीप सिंह बच्चों अंतिम रूप से इंग्लैंड भेज दिए गए और सिख राज्य का विलय हो गया। इस युद्ध के बाद बच्चों पंजाब का विलय, इस युद्ध के बाद पंजाब का विलय, पंजाब का विलय ब्रिटिश क्षेत्र में हो गया। पंजाब का विलय बच्चों ब्रिटिश क्षेत्र में हो गया। ठीक है, तो एक तो पंजाब का विलय हो गया। यहां से पंजाब का विलय होने के बाद इसी समय बच्चों लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इसी के समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, इसी के समय बच्चों द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में। ठीक है, और आपको पता है लोअर बर्मा और पेंगू का विलय कर लिया गया था बच्चों ब्रिटिश क्षेत्र में। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ और दो क्षेत्र, एक पेंगू और दूसरा लोअर बर्मा, निचला बर्मा पर जो है उसका विलय बच्चों ब्रिटिश क्षेत्र में कर लिया गया था। तो इस क्षेत्र का विलय भी लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। और इसके साथ साथ बच्चों कहते हैं इसके साथ साथ बहुत सारी जागीरों का विलय भी लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया। बहुत सारी जागीरों का विलय बच्चों लॉर्ड डलहौजी के समय किया। कहा जाता है एक कमीशन नियुक्त किया था लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में, जिसे कहते हैं बच्चों इनाम कमीशन। उसे इनाम कमीशन कहा जाता है। और इस इनाम कमीशन की रिपोर्ट पर बहुत सारी जागीरों का विलय लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश क्षेत्र में कर लिया था। ठीक है, और कैसी जागीरें थी वो बच्चों? भूमिकर रहित जागीरें, यानी जिन जागीरों से कंपनी को टैक्स नहीं मिल रहे थे उन जागीरों को बच्चों इनाम कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारी जागीरों का विलय कर लिया। जैसे आप देखेंगे बच्चों बिहार के कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह की जागीर का विलय भी इसी बेस पर किया गया था बच्चों। बरेली के बख्त खां की जागीर इसी आधार पर विलय की गई थी। ठीक,
तो वो जागीरें जहां से कंपनी को टैक्स नहीं मिल रहा था, जहां के जागीरदार सशक्त थे और कंपनी को टैक्स अदा नहीं कर रहे थे, उन जागीरदारों की जागीरें बच्चों क्या की गई, छीन ली गई, जिससे वो जागीरदार भी क्या थे, नाराज थे। और आप देखेंगे कि बाद में बच्चों कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व करेंगे, कहां से, बिहार से, और बख्त खान विद्रोह किए बच्चों कहां से, बरेली से, बाद में दिल्ली चले आए। तो ये तो बच्चों ये तो राजनीतिक घटनाक्रम रहा डलहौजी के समय की बच्चों, ये राजनीतिक घटनाक्रम रहे। यानी डलहौजी के समय कौन कौन से क्षेत्र जो है ब्रिटिश कंपनी ने विलय किए, उसकी घटना हो गई। अब आइए जरा शिक्षा के क्षेत्र में देखें कि भाई डलहौजी के समय शिक्षा में क्या विकास हुआ। शिक्षा क्षेत्र में देखिए, नंबर 1 कहते बच्चों इन्हीं के समय वुड डिस्पैच की रिपोर्ट आई थी। वुड डिस्पैच रिपोर्ट, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं बच्चों। वुड डिस्पैच रिपोर्ट 1854, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसे बच्चों कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक। और आप जानते हैं ये शिक्षा कम बच्चों कहते हैं कि इसमें स्त्रियों की शिक्षा की बात की गई थी, ठीक है, इसमें शिक्षा स्त्रियों के लिए भी बात की गई थी। और इसी आधार पर बच्चों कहते हैं, इसी एक्ट के आधार पर, इसी रिपोर्ट के आधार पर लंदन की तर्ज पर बच्चों आपके यहाँ कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। इसी रिपोर्ट पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ठीक है, 3 विश्वविद्यालय आपके बनाए गए थे बच्चों, ठीक है, लंदन की तर्ज पर। जिस तरह से लंदन विश्वविद्यालय था उसी के आधार बनाकर यहां भी 3 विश्वविद्यालय आपके बच्चों इसी वुड डिस्पैच की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए थे, ठीक। इसके बाद बच्चों शिक्षा के साथ साथ अगर आप आधारभूत संरचना के क्षेत्र में देखेंगे बच्चों, तो रेल का विकास लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। रेल का संचालन बच्चों लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। रेल संचालन 1853 में चली बच्चों रेल। और यह रेलगाड़ी आप जानते हैं कहां से कहां तक, थाने से बंबई तक। ये कहां से कहां तक रही बच्चों, थाने से बंबई। तो ये रेलगाड़ी आपकी थाने से बंबई चलाई गई, ठीक है। और ये इसीलिए बच्चों डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी को हम क्या कहते हैं, रेलवे का जनक कहते हैं। डलहौजी को रेलवे का बच्चों क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। दूसरा बच्चों इन्हीं के समय एक और आधारभूत संरचना विकसित हुई थी जिसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट। और ये पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में बच्चों लाया गया था, ठीक, 1854 में लाया गया था पोस्ट ऑफिस एक्ट। और लोक निर्माण विभाग बच्चों, लोक निर्माण विभाग जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं आप, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय बना। और इसका निर्माण भी 1854 में किया गया। इसका निर्माण भी बच्चों 1854 में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों इसके साथ साथ कहते हैं इसी ने लॉर्ड डलहौजी के समय ही बच्चों, लॉर्ड डलहौजी के समय गंगा नहर, जो आप कहां पर है बच्चों, गंगा नहर, गंगा नहर का निर्माण, गंगा नहर सिंचाई के लिए बच्चों खोली गई थी। ये सब आधारभूत संरचना का विकास है बच्चों। गंगा नहर सिंचाई के लिए खोली गई। गंगा नहर सिंचाई के लिए बच्चों ओपन की गई।
कहते बच्चों लॉर्ड डलहौजी के समय ही आपके कराची, कलकत्ता और बंबई बंदरगाहों का निर्माण हुआ बच्चों। ये 3 बंदरगाह लॉर्ड डलहौजी के समय बनाए गए। इन बंदरगाहों का निर्माण बच्चों किसके समय हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। ठीक है, 3 बंदरगाहों का निर्माण इनके समय किया गया। तो ये जितने भी आपने चीजें देखी बच्चों, जितनी भी चीजें अभी तक आपने देखा, ये सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। इसमें एक चीज और आप शामिल कर सकते हैं, 1853 में बच्चों इन्होंने तार लाइन सेवा शुरू की थी। प्रथम तार लाइन सेवा की शुरुआत किया था इन्होंने। और ये तार लाइन सेवा बच्चों आपकी शुरू हुई थी कहां से कहां तक? कलकत्ता से आगरा, कोलकाता टू आगरा के लिए स्टार्ट की गई थी बच्चों। तो ये आपको हमेशा क्या करना, रिमाइंड रखना है। ठीक है, कि डलहौजी के समय बच्चों भारत का शोषण तो बढ़ा, भारत के बहुत सारे क्षेत्र जो है ब्रिटिश सत्ता के अधीन तो हो गए, लेकिन साथ साथ बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय बच्चों बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी हुआ। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी लॉर्ड डलहौजी के समय बच्चों बड़ी तेजी से हुआ। अब देखिए, कहते हैं इनके समय बच्चों कुछ और भी चीजें, कुछ और भी घटनाएं हुई थी। जैसे अगर आपको याद होगा बच्चों, हम एजुकेशन लेवल की ही बात करें तो ये इन्हीं के समय बच्चों पहली बार 1853 का चार्टर एक्ट आया था। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, जिससे बच्चों सिविल सेवा, इसके माध्यम से बच्चों कहा जाता है सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी। इसी एक्ट के द्वारा सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ। सिविल सेवा का बच्चों क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और सर्वप्रथम भारत में सिविल सेवा परीक्षा बच्चों क्या की गई, कराई गई। ठीक है, भारत में सिविल सेवा परीक्षा कराई गई। और आपको याद होगा 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले बच्चों क्या बने, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले बच्चों क्या बने, सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति। सत्येंद्रनाथ टैगोर ये पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा को क्या किया, क्वालिफाई किया। आपको पता चलेगा बच्चों बाद में इन्होंने क्या किया था, जो आपका सिविल सेवा केंद्र था इसे बच्चों बाद में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। कहां? इलाहाबाद में। 1922 में सिविल सेवा परीक्षा केंद्र आपका कहां बन गया था, इलाहाबाद में। तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा एजुकेशन लेवल में बच्चों एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। ठीक, जिसमें भारतीयों को भी भागीदारी करने का बच्चों क्या मिला, मौका मिला। ठीक, तो यहां पर आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बच्चों और भी पॉइंट है जिसको आप इस तरह से देख सकते हैं। 1800 याद होगा बच्चों आप लोगों को, 1855 और 56 में एक बड़ा रिवोल्ट हुआ था बच्चों जनजातियों का, ट्राइबल बेल्ट का बच्चों, जिसे कहते हैं संथाल विद्रोह। और ये संथाल विद्रोह कहां पर हुआ था? ये संथाल विद्रोह बच्चों आपके बिहार क्षेत्र में हुआ था। राजगीर की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र, बिहार में बच्चों राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है। और ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र बाद में बच्चों संथाल परगना के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि इस विद्रोह का नेतृत्व बच्चों कौन कर रहा था? सिद्धू कान्हू। 2 लीडर थे इसमें, सिद्धू कान्हू 2 लीडर थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, सिद्धू एवं कान्हू 2 इसके लीडर थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहां तक बच्चों क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक आप लोगों को? ठीक, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। अब देखिए, कहते बच्चों कि लॉर्ड डलहौजी के समय एक और महत्वपूर्ण इंसिडेंस हुआ।
इनके समय बच्चों समाज सुधार की अगर हम बात करें, अगर सोशल रिफॉर्मेशन की बात की जाए, तो समाज सुधार के तौर पर आप देख सकते हैं बच्चों कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अगर समाज सुधार की बात करें तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बच्चों इन्हीं के समय पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह एक्ट, विधवा पुनर्विवाह एक्ट बच्चों इन्हीं के समय पारित हुआ 1856 में, 1856 में इन्हीं के समय पारित किया गया। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बच्चों। कहते हैं कि महालेखा परीक्षक का पद बच्चों, प्रस्ताव तो इन्हीं के समय आया था, हालांकि महालेखा परीक्षक का पद बनता है पूरी तरह से किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय, जो इनके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं। लेकिन उस पद का प्रपोजल बच्चों, महालेखा परीक्षक जिसको आज की डेट में आप सीएजी कहते हैं, वो इन्हीं के समय हुआ था। और कहते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय बच्चों समाज सुधार के अतिरिक्त अगर आप कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बच्चों, तो कहा जाता है कि 1861 का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको आप सीआरपीसी कहते हैं बच्चों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको आप सीआरपीसी कहते हैं, ठीक है, सीआरपीसी बच्चों, वो भी इन्हीं के समय लागू किया गया। ठीक है, और कहते बच्चों इंडियन पैनल कोड 1860 में इन्हीं के समय लागू हुआ। आईपीसी जिसको कहते हो आप, इंडियन पैनल कोड, वो भी लॉर्ड डलहौजी, जो आज तक बच्चों कहीं न कहीं इंप्लीमेंट है। इंडियन पैनल कोड ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय लागू हुआ, इंडियन पैनल कोड बच्चों। हालांकि इसके निरूपण में सबसे बड़ा योगदान बच्चों मैकाले का था। ये ध्यान रखिएगा कि इसके लागू होने में सबसे बड़ा योगदान मैकाले का था। ठीक, 1 जनवरी 1860 में जो भारतीय दंड संहिता इंप्लीमेंट कर दी गई। ठीक है, कहते हैं कि इन्हीं के समय बच्चों, लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1861 में, लॉर्ड डलहौजी के समय बच्चों 1861 में 3 स्थानों पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1861 में बच्चों कलकत्ता, मद्रास और बंबई, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बच्चों क्या स्थापित किया गया? हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, उच्च न्यायालय बनाए गए बच्चों 3, कहां कहां पे? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। ठीक है, और आप याद रखिएगा बच्चों, हालांकि सॉरी माफ करिएगा, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। ये घटनाएं तो बच्चों हम एंट्री कर गए किसमें? ये घटनाएं सब हैं लॉर्ड कैनिंग के समय की हो जाएंगी, सॉरी माफ करिएगा, 1 मिनट बच्चों, यहां तक ठीक है। इंडियन पैनल कोड ये तो लॉर्ड कैनिंग के समय हो जाएगा, क्योंकि 56 तक ही आपके लॉर्ड डलहौजी रहे बच्चों, 56 तक लॉर्ड डलहौजी रहे। यहां से आपका लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे। यहां से बच्चों आपके कौन गवर्नर जनरल बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय ये सारी चीजें होंगी, माफ करिएगा। तो लॉर्ड कैनिंग का ड्यूरेशन होगा बच्चों, लॉर्ड कैनिंग जो है आपके 1856 से ये 62 तक रहे। तो इंडियन पैनल कोड, ठीक, और आईपीसी, ये सारी घटनाएं आपकी बच्चों हैं लॉर्ड कैनिंग के समय। और ये मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता, ये लॉर्ड कैनिंग के समय। 1857 का रिवोल्ट जो हुआ, ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय है। ये भी बच्चों आपके लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। ये विद्रोह भी किसके समय होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ बच्चों। इसको थोड़ा सा करेक्शन करिए आप लोग फटाफट, क्योंकि 56 के बाद लॉर्ड डलहौजी बच्चों वापस चला जाता है। ठीक है, यानी 56 के बाद जो भी घटनाएं हैं ये सब लॉर्ड कैनिंग के समय की हैं। इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग।
इसको सुधार लीजिए बच्चों, फिर से एक बार करेक्शन कर लीजिए इसको। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय बच्चों 1857 का विद्रोह, 1857 का रिवोल्ट बच्चों, 1857 का विद्रोह, ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ठीक है, और आपको बता दें बच्चों, कहा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वो तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही है। और 1858 का चार्टर एक्ट बच्चों, जिसे रानी विक्टोरिया की घोषणा कहा जाता है, 1858 का चार्टर एक्ट, 1858 का चार्टर एक्ट, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इसे बच्चों लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया कहां पर, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। इसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। इसे बच्चों इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था उस समय लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक, तो 1858 का जो चार्टर एक्ट था, ये मुख्य रूप से बच्चों 1857 के विद्रोह के जो रीजन थे, जो कारण थे, उसी का समापन किया गया था बच्चों इसमें पूरी तरह से। ठीक है, यानी 1857 के विद्रोह का जो कारण था बच्चों, ठीक है, उस विद्रोह के जितने भी रीजन्स थे, उन सारे रीजन को बच्चों इसमें समाप्त करने की कोशिश की गई थी 1858 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, कहते बच्चों बाकी घटनाएं आपको पता है। कहते हैं लॉर्ड कैनिंग ने अपने समय बच्चों, कहते हैं इस घोषणा के तहत ही सैनिकों की डाक सेवाएं बच्चों निःशुल्क कर दी गई थी, और लॉर्ड कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक के पद का निर्माण किया गया। इन्हीं के समय बच्चों, लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया बच्चों। ये पद के सृजन किए गए इनके समय। और दूसरी चीज बच्चों, कहा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग के समय ही किसानों का पहला विद्रोह भी बच्चों हुआ था, जिसको आप नील विद्रोह कहते हैं। नील विद्रोह, ये नील विद्रोह बच्चों लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। और ये नील विद्रोह 1860 में हुआ था। कहां पर बच्चों, ये बंगाल में हुआ था। कहां पर हुआ था बच्चों, बंगाल में। ठीक, और बंगाल में यह विद्रोह बच्चों आपको पता है भाई नील की खेती के विरोध में किया गया था। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, वो खाद्यान्न फसलों का प्रोडक्शन करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जर्मनी में बच्चों नील का विकास हो गया था, रासायनिक नील का उत्पादन जर्मनी में होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से भारतीय नील की डिमांड वहां पर कम हो गई थी। और भारतीय नील की डिमांड कम होने के कारण बच्चों भारत के नीलहों को नुकसान हो रहा था, किसानों को नुकसान हो रहा था। लेकिन नीलहे मजबूर कर रहे थे बच्चों कि 3/20 भाग पर ये खेती करें। ठीक है, जिसकी वजह से ये किसान बच्चों खेती नहीं करना चाहते थे, और इन्होंने इस व्यवस्था के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के बाद बच्चों अगला गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग के बाद अगला गवर्नर जनरल एल्गिन प्रथम है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जिसका बच्चों कोई महत्व नहीं है। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, और लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट बच्चों ये आपका रहता है 1862 से 63 तक। ठीक, कहते हैं इसी के समय बच्चों बहावी आंदोलन हुआ था, एक आंदोलन मात्र, जिसे कहते हैं बहावी आंदोलन। ये इस्लाम में सुधार के लिए चलाया गया था, बहावी आंदोलन बच्चों। ठीक है, बहावी आंदोलन इसी के समय चला था, और ये आंदोलन 1863 में चलाया गया था बच्चों। ठीक है, अब्दुल बहाव के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल बहाव के द्वारा। अब्दुल बहाव के द्वारा। और इनके समय कोई घटना नहीं घटी।
अगले गवर्नर जनरल आपके हैं सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस अगले हैं बच्चों आपके सर जॉन लॉरेंस, जिनका कार्यकाल 1864 से कब तक रहा बच्चों? 69। हालांकि सर जॉन लॉरेंस बच्चों इससे पहले क्या थे? पंजाब के गवर्नर थे। इससे पहले बच्चों ये क्या थे? पूर्व में पंजाब के गवर्नर थे ये। इनको भारत का रक्षक कहा जाता बच्चों। ये पूर्व में पंजाब के गवर्नर रह चुके थे, पंजाब के गवर्नर रह चुके थे। ठीक, इन्हें हम भारत का रक्षक कहते हैं। ठीक, अब देखिए कहते हैं इनके समय बच्चों कुछ इंसिडेंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। इनके समय बच्चों कुछ इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे कहते हैं सर जॉन लॉरेंस बच्चों, सर जॉन लॉरेंस के समय ही पहली बार अंग्रेजों ने बच्चों 1865 में भूटान पर आक्रमण किया। अंग्रेजों का भूटान पर आक्रमण। अंग्रेजों का भूटान पर बच्चों आक्रमण। ठीक, पहली बार 1865 में ही भारत और यूरोप के बीच बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत एवं यूरोप के बीच, भारत एवं यूरोप के बीच, भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई। समुद्री टेलीग्राम सेवा प्रारंभ हुई बच्चों। ये कब शुरू हुई थी? ये लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस के समय हुई थी बच्चों। ठीक है, और याद रखिएगा कहते हैं कि 1861 में बच्चों कलकत्ता, मद्रास और बंबई हाईकोर्ट की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन उनकी स्थापना कब हुई? 1865 में। यानी आप कह सकते हैं कलकत्ता, देखिए ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कभी बन सकता है, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, मद्रास बंबई हाईकोर्ट की स्थापना बच्चों, बंबई हाईकोर्ट की स्थापना, घोषणा तो कब हुई? 1861 में, लेकिन स्थापना बच्चों कब हुई? 1865 में। तो ये याद रखिएगा बच्चों। और कहते हैं कि सर जॉन लॉरेंस अपनी बच्चों अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही पूछता बच्चों, अहस्तक्षेप की नीति किसकी नीति थी? अहस्तक्षेप की नीति सर जॉन लॉरेंस की थी। इसे हम अहस्तक्षेप की नीति भी कहते हैं और इसे शानदार निष्क्रियता की नीति भी कहते हैं। इसे हम शानदार निष्क्रियता की नीति भी कहते हैं। इसे बच्चों हम शानदार निष्क्रियता की नीति भी कहते हैं। तो इस नीति के लिए किसको जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है, सॉरी सर जॉन लॉरेंस को जाना जाता है। अब देखिए कहते हैं कि सर जॉन लॉरेंस के बाद बच्चों अगले गवर्नर जनरल बनते हैं आपके लॉर्ड मेयो। अगले गवर्नर जनरल आपके बने बच्चों कौन? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, जिनका ड्यूरेशन 1869 से 72 तक रहा। ठीक है, और लॉर्ड मेयो एकमात्र नहीं बच्चों, कहते हैं कि लॉर्ड मेयो कॉर्नवालिस के बाद दूसरे गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई। इनको बच्चों आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनकी हत्या कर दी गई थी। छुरा से घोंपकर बच्चों, छुरा मारकर इनकी हत्या हो गई थी। इनके समय कुछ महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना की गई थी लॉर्ड मेयो के समय। कहते हैं सबसे पहली बात बच्चों, लॉर्ड मेयो के समय 1872 में कृषि विभाग स्थापित किया गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग की स्थापना हुई लॉर्ड मेयो के समय बच्चों, कृषि विभाग की स्थापना। ठीक है,
इन्हीं के समय की गई बच्चों। पंजाब में कूका विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था, कूका आंदोलन जिसे कहते हैं, वो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और कहते हैं कि इन्हीं के समय बच्चों आपके काठियावाड़ राजकोट महाविद्यालय, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था। मेयो विश्वविद्यालय, मेयो महाविद्यालय कह सकते हैं आप इसको, मेयो महाविद्यालय और काठियावाड़ महाविद्यालय, काठियावाड़ गुजरात, काठियावाड़ महाविद्यालय, काठियावाड़ महाविद्यालय, ये सब बच्चों इन्हीं के समय स्थापित हुआ था, ठीक है। और ये मेयो महाविद्यालय आप जानते हैं ये कहाँ था, ये इलाहाबाद में था बच्चों, ये आपके इलाहाबाद में था, ठीक है, इलाहाबाद में मेयो विश्वविद्यालय था। और इसमें बच्चों बड़े घर के लोगों की, बड़े घर के बच्चों की पढ़ाई होती थी। 1872 में इन्हीं के समय बच्चों पहली बार जनगणना का प्रारंभ किया गया। जनगणना की शुरुआत इन्हीं के समय हुई। जनगणना का प्रारंभ किसके समय किया गया? लॉर्ड मेयो के समय हुआ। जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड मेयो के समय किया गया, ठीक है। कहते हैं लॉर्ड मेयो के बाद अगले जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो हैं आपके, इनकी हत्या हमने आपको बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बच्चों इनकी हत्या हो गई थी, पोर्ट ब्लेयर जिसको कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में इनकी बच्चों हत्या हो गई थी, पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई थी। और कहते हैं कि इसके बाद जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो हैं आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनके अगले गवर्नर जनरल हैं आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिनका ड्यूरेशन बच्चों आपका है 72 से 76, 1872 से आपका 1876 तक, ठीक है। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक बच्चों इनके समय कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, ठीक है, इनके समय कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। लेकिन हाँ, इनके बाद बच्चों अगले जो गवर्नर जनरल आते हैं, अगले गवर्नर जनरल बच्चों जिनका नाम है लॉर्ड लीटन। अगले जो गवर्नर जनरल बच्चों लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन काफी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लीटन से क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड लीटन जिनका ड्यूरेशन 1876 से बच्चों कब तक रहा? 80 तक, यानी 4 साल ये बच्चों वायसराय के रूप में शासन किए। और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन, क्योंकि 1858 का जो चार्टर एक्ट आया था कंपनी का बच्चों, उस एक्ट के बाद जो है लॉर्ड रिपन को वायसराय बना दिया गया था, ठीक। तो लॉर्ड लीटन मूल रूप से क्या थे? वायसराय थे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर लॉर्ड लीटन के समय बच्चों क्या क्या चीजें हुई? कहते हैं लॉर्ड लीटन का पूरा कार्यकाल बच्चों बहुत ही विवादित रहा, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारी योग्यताएं थी, एक योग्य व्यक्ति था। एक कहा जाता है कि ये एक महान कूटनीतिक और प्रशासनिक अनुभव लेकर हिंदुस्तान आया था बच्चों। ये एक बेहतरीन कूटनीतिज्ञ था, एक बेहतरीन प्रशासक था, ठीक है। कहते हैं इसको बच्चों, इनके एक किताब लिखी थी, इसकी बुक का नाम है ओवेन मेरिडिथ। इसकी किताब का नाम था बच्चों ओवेन मेरिडिथ, याद रखिएगा, ओवेन मेरिडिथ। और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था बच्चों ओवेन मेरिडिथ, ठीक। ये हमेशा बच्चों ब्रिटिश सरकार के हितों का संरक्षण करना चाहता था, ठीक। तो भारत में भी जब बच्चों ये आया, कहते हैं कि भारत में आया तो भारत में भी कई ऐसे विवादित निर्णय बच्चों इसने लिए। इसने मेयो की नीति को बच्चों क्या किया? आगे बढ़ाया। जैसे कहते हैं कि पहला काम इसने ये किया कि इसने बच्चों भारतीय राजाओं से नमक बनाने का अधिकार छीन लिया। पहला काम इसने किया कि भारतीय राजाओं से नमक बनाने का अधिकार छीन लेता है।
भारतीय राजाओं से नमक बनाने का अधिकार छीन लिया। और बाद में आप देखेंगे ये नमक पर टैक्स लगा दिया जाएगा, नमक बनाने का अधिकार छीना। और आप देखेंगे बच्चों, जो भारत सदियों से निःशुल्क नमक का उपयोग करता आया था, उस नमक पर टैक्स लगा दिया जाएगा और वह नमक अब व्यावसायिक तौर पर उत्पादन होने लगेगा बच्चों। और इस पर क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया। अब इसका उत्पादन कौन करेगा? सिर्फ कंपनियां करेंगी। ठीक, तो नमक का व्यावसायिक उत्पादन बच्चों इससे पहले नहीं होता था, लॉर्ड लीटन से पहले। कहते हैं कि लॉर्ड लीटन के समय बच्चों, लॉर्ड लीटन के समय ही 1877 में 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार, दूसरा लॉर्ड हार्डिंग के समय होगा। प्रथम दिल्ली दरबार इन्हीं के समय आयोजित हुआ। ठीक है, इन्हीं के समय बच्चों आयोजित हुआ। और महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। कहते हैं बच्चों, महारानी विक्टोरिया इस समय रानी हुआ करती थी। महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। कैसरे हिंद की उपाधि दी गई बच्चों। ये घटनाएं किसके समय हुई? लॉर्ड लीटन के समय हुई, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। और सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी बच्चों, इनके समय बच्चों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके लिए बच्चों ये बहुत चर्चित रहे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है कि लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था बच्चों, ये भारत के जितने भी राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने बच्चों लाया था। और कहा जाता है कि सबसे पहला प्रतिबंध इन्होंने किस पर लगाया था? सोम प्रकाश पर। और ये एसएस बंगाली का समाचार पत्र था बच्चों। किस पर इन्होंने नियंत्रण लगाया? सोम प्रकाश। ठीक है, सोम प्रकाश पर बच्चों इन्होंने क्या किया था? नियंत्रण स्थापित किया था। सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रभावित सबसे पहला समाचार पत्र कौन था, तो वो समाचार पत्र बच्चों आपका कौन सा है? सोम प्रकाश समाचार पत्र है। ठीक है, तो यही पत्र बच्चों सबसे पहले प्रकाशित हुआ, माने प्रभावित हुआ, जिस पर बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। इन्हीं के समय बच्चों 1878 में ही आर्म्स एक्ट लाया गया था। कहते हैं कि आर्म्स एक्ट, जिसका बाद में विरोध भी होगा बच्चों, आर्म्स एक्ट जो है इन्हीं के समय लाया गया था बच्चों। कहते हैं कि इस एक्ट के तहत भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। कोई भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे बच्चों। अब ये तो सरासर बच्चों अन्याय था ना। भारतीय जो है वो हथियार नहीं रख सकते थे इस एक्ट के तहत। यानी बच्चों आप उनको आसानी से ताकि कंट्रोल कर सकें। ठीक है, कहते हैं इन्हीं के समय बच्चों एक बड़ा अकाल भी पड़ा। 1876 में अकाल पड़ा बच्चों, भयंकर अकाल पड़ा। बंबई, मद्रास, अकाल इनके समय कहाँ पड़ा था? किन क्षेत्रों में? बंबई, मध्य भारत, मद्रास, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, मध्य भारत हो गया बच्चों। इन क्षेत्रों में अकाल पड़ा था। और इस अकाल के लिए जो आयोग बनाया था बच्चों इन्होंने, जिसे कहते हैं स्ट्रैची आयोग। स्ट्रैची आयोग, जिसे पहला अकाल आयोग कहा जाता बच्चों। पहला अकाल आयोग कौन सा अकाल आयोग था? स्ट्रैची अकाल आयोग बच्चों इसी समय बनाया गया था। और यह अकाल बंबई, मद्रास, मध्य भारत जैसे क्षेत्रों में बच्चों, बंबई, मद्रास और मध्य भारत जैसे क्षेत्रों में प्रचलित था। और सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक घटना थी लॉर्ड लीटन के समय बच्चों, लॉर्ड लीटन के समय एक घटना और थी जो आपके 1878 और 80 के बीच हुई बच्चों, जिसे कहते हैं द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध।
द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी बच्चों इन्हीं के समय हुआ था। तो ये वो घटनाएं थी बच्चों जो आपके लॉर्ड लीटन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड लीटन तक बच्चों हमने आज कोशिश किया कवर करने का, और इसके बाद बच्चों फिर हम चर्चा करेंगे कल जो है आपके आगे के गवर्नर जनरलों के बारे में। और इससे पहले बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई भी बालक, कोई भी विद्यार्थी अगर यूपीएससी को लेकर सीरियस है तो ये एक अच्छा समय